हेलो दोस्तों, अगर आप नए निवेशक हो या फिर आप मौजूदा निवेशक हो और आप इतने सारे म्यूचुअल फंड स्कीम में कंफ्यूज हो रहे हो कि कहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ 5 बेहतरीन लार्ज कैप फंड्स जिसे देखते ही आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। तो लार्ज कैप फंड्स का मतलब है वो फंड जिनके इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम पोर्शन लार्ज कैप स्टॉक्स में लगा है। उसका मतलब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है। इस वीडियो के अंत तक हम जानेंगे उनके रिटर्न्स में क्या डिफरेंसेस है, वो कितना एसेट्स मैनेज करती है, पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनी है जिनके वजह से वो बहुत अच्छा रिटर्न्स दे पा रही है। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सिस ब्लू चिप ग्रोथ फंड जो 5 जनवरी 2010 को लॉन्च हुई है। उसका जो करंट एनएवी चल रहा है वो है 31.79 16 अक्टूबर के हिसाब से, और डायरेक्ट प्लान में उसका एनएवी चल रहा है 34.84। इसका फंड साइज आप देखोगे 17,270 जो बहुत ही बड़ा है। इस वजह से उसका एक्सपेंस रेशियो है 1.7% जो बहुत ही डिसेंट सा है। आप रिटर्न्स कंपेयर करोगे तो 5 साल में ये 10.55% दिया है और डायरेक्ट प्लान में 11.89% दिया है। दोनों ही रिटर्न्स उसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 50 उसको वो बीट कर लिया है। 1 साल का आप रिटर्न्स देखोगे तो उतना डिसेंट सा है, उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन 3 साल का रिटर्न काफ़ी अच्छा है 8.96% रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में 10.36%। अब हम जानते हैं उनके फंड मैनेजर के बारे में। उनका नाम है श्रेयस देवालकर। उनको 17 साल का एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट के बिजनेस में। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड से पहले वो बीएनपी परिवार म्यूचुअल फंड में काम किया करते थे। क्योंकि ये बहुत ही टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड मैनेजर है, इसलिए ये इस फंड के साथ साथ 4 अन्य म्यूचुअल फंड स्कीम भी चलाते हैं जिनका नाम है एक्सिस मिड कैप फंड, एक्सिस मल्टी कैप फंड और एक्सिस इक्विटी एडवांटेज सीरीज 1 और सीरीज 2। 1 लाख लमसम किए होते 5 साल पहले, तो आज की डेट में आपका वैल्यू जो होता 1.8 लाख और 10,000 की एसआईपी करने पर आपको आज की डेट में मिलता 8.38 लाख डायरेक्ट प्लान में। वही चीज़ अगर आप रेगुलर प्लान में करते उसका मतलब एक ब्रोकर के थ्रू या फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू करते तो 1 लाख का आपका बन गया होता 1.65 लाख जो 15,000 कम है, और 10,000 की एसआईपी आपके बन गई होती 7.92 लाख जो 46,000 कम है। जिनको मालूम नहीं है डिफरेंस क्या है, शॉर्ट में मैं बताऊंगी कि डायरेक्ट प्लान वो प्लान है जो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस में जाके इन्वेस्ट करते हो बिना किसी ब्रोकर या एडवाइज़र के हेल्प लिए। लेकिन रेगुलर प्लान अगर आप कोई बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोई भी डायरेक्ट एजेंट के थ्रू या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो तो वो रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट होता है। अब हम देखेंगे उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनी है। इन्फोसिस लिमिटेड में उनका स्टेक सबसे ज़्यादा है 9.81% और नेक्स्ट हाईएस्ट है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 9.61%। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री में भी उनका काफ़ी बड़ा हिस्सा है 8.33%। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में टोटल 27 स्टॉक्स हैं, लेकिन ब्रॉडली वो फाइनेंशियल सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं 30.17% और आईटी और टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ में 18.2% और वहीं पे हेल्थ केयर में उनका इन्वेस्टमेंट है 10.06%। इसका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो 90%। उसका मतलब इनका जो फंड मैनेजर है वो काफ़ी जल्दी अपना स्टॉक्स बदलते रहते हैं अच्छा रिटर्न्स देने के लिए इन्वेस्टर्स को। यूजुअली पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम होना चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा रिटर्न्स दे देती है तो आप इस फैक्ट को इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप ग्रोथ फंड। ये फंड मई 23, 2008 को लॉन्च हुई है। इसका जो एनएवी अभी चल रहा है 41.98 रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में चल रहा है 44.82। उसका जो 1 साल का रिटर्न है बहुत ही ख़राब है -0.54% और डायरेक्ट प्लान में 0.07%। लेकिन आप उसका 5 साल का रिटर्न्स देखिए 7.63% रेगुलर प्लान में दिया है और डायरेक्ट प्लान में 8.55%। इसका फंड साइज बहुत ही ह्यूज है 23,422 करोड़। वहीं पे उसका जो एक्सपेंस रेशियो है रेगुलर प्लान में 1.78% है और डायरेक्ट प्लान में 1.09%। इस म्यूचुअल फंड स्कीम को 3 फंड मैनेजर चलाते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा फंड साइज है। उन फंड मैनेजर्स का नाम है प्रियंका खंडेलवाल, अनीस तवाकले और रजत चंदक। प्रियंका खंडेलवाल को सिर्फ 2 ही साल हुआ है इस
इस फंड मैनेजमेंट के बिजनेस में, लेकिन अनीस तवाकले को 24 साल का एक्सपीरियंस है और रजत चंदक को 11 साल का एक्सपीरियंस है। तो वे बहुत अच्छा मैनेज करते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स को। देखेंगे उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनी है। सबसे ज़्यादा उनका इन्फोसिस लिमिटेड में उनका स्टेक है 9.29%, जो पिछले महीने उन्होंने बढ़ाया है। नेक्स्ट उनका हाईएस्ट है HDFC बैंक में 7.82%, और थर्ड हाईएस्ट है उनका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 7.65%। और बाकी जो कंपनी है आप देख सकते हो ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल और एक्सिस बैंक। ब्रॉडली इस म्यूचुअल फंड स्कीम में टोटल 61 स्टॉक्स है, जो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स है। लेकिन फाइनेंशियल्स में उनका सबसे ज़्यादा लगा हुआ है पैसा 27.91%, और टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है 14.31%। उनका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 18% है, वो बहुत ही कम है उसका फंड साइज को देखते हुए, क्योंकि फंड मैनेजर्स बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, इसीलिए वो स्टॉक्स को काफ़ी जल्दी चेंज नहीं करते हैं। तीसरा हम देखेंगे मिरे एसेट लार्ज कैप ग्रोथ फंड। ये फंड स्कीम 4 अप्रैल 2008 को लॉन्च हुई है, और उसका जो NAV चल रहा है 53 चल रहा है 16 अक्टूबर के हिसाब से, और डायरेक्ट प्लान में 56.90। इसका जो 1 ईयर रिटर्न है काफ़ी डिसेंट है 4.84%, जो बेंचमार्क निफ्टी 100 को बीट कर लिया है। और 5 साल का रिटर्न्स तो बहुत ही लाजवाब है, आप देख सकते हो उनकी 9.96% और 10.95% डायरेक्ट प्लान के अंदर। उसका फंड साइज भी छोटा नहीं है, 18,449 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी सेम है बाकी सभी फंड स्कीम के मुकाबले, 1.71% डायरेक्ट रेगुलर प्लान में और 0.62% डायरेक्ट प्लान में। इनके जो फंड मैनेजर है गौरव मिश्रा और हर्षद बुराव के। गौरव ये फंड को मैनेज कर रहे हैं 2019 से, और हर्षद 2017 से ये फंड को मैनेज कर रहे हैं। उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनी है देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है 11.68%, इसीलिए उसका रिटर्न्स अच्छा होगा, क्योंकि कुछ ही महीनों में शेयर प्राइस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट उसका हाईएस्ट है स्टेक HDFC बैंक लिमिटेड में 9.48%, और तीसरा हाईएस्ट जो कंपनी है उसमें हाईएस्ट है उनका 8.47% इन्फोसिस लिमिटेड में। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में टोटल स्टॉक्स है 51, और फाइनेंशियल से बाकी जैसे सारे कंपनीज इन्वेस्टेड है। फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा है 29.78%, और एनर्जी में है 16.81%। टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी 12.57%, जो काफ़ी अच्छा है। अभी आप देखोगे तो डाउन टर्न में भी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज अब अच्छा चल रहा है कोविड के बाद से। तो डेफिनेटली आपको ये ध्यान में रखना चाहिए जब आप कोई ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम ढूंढते हो जो मंदी में भी आपको अच्छा रिटर्न्स देगा, तो आपको ये बैलेंस देखना पड़ेगा कि उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से अच्छी कंपनी है जो आपको भी थोड़ा बैलेंस रिटर्न्स दे। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो आप देख सकते हो 26%, जो काफ़ी बैलेंस्ड और हेल्दी है। ना ही वो बहुत कम है ना ही बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैनेजर्स उसको काफ़ी अच्छा मेंटेन किए हैं, और उसको रिटर्न्स इसीलिए मेंटेन कर पा रहे हैं क्योंकि स्टॉक्स को वो काफ़ी डिसेंट वे से बदल पा रहे हैं जब भी रिक्वायरमेंट है मार्केट के हिसाब से। अब हम एक ऐसा फंड स्कीम देखेंगे जिसका साइज बहुत छोटा है, लेकिन उसका रिटर्न्स एकदम लाजवाब है बड़े स्कीम्स के मुकाबले। उसका नाम है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। ये 20 अगस्त 2010 को लॉन्च हुई थी, और उसका जो 1 ईयर रिटर्न्स आप यहाँ पे देखोगे स्क्रीन में 10.22%, जो कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नहीं दिया है। और उसका जो 3 साल का और 5 साल का रिटर्न्स है वो दोनों ही बेंचमार्क S&P BSE 100 को बीट कर लिया है। 5 ईयर का रिटर्न्स आप देख सकते हो 10.05% रेगुलर प्लान में, और डायरेक्ट प्लान में उसका रिटर्न्स दिया है 11.38%। अभी जो उसका NAV चल रहा है 28.30 रेगुलर प्लान में, और डायरेक्ट प्लान में चल रहा है 30.67%। क्योंकि उसका फंड साइज काफ़ी छोटा है बड़े फंड्स के मुकाबले, इसलिए एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाईयर साइड में है 2.39% रेगुलर प्लान में, और डायरेक्ट प्लान में 0.84 है। उनके फंड मैनेजर्स के बारे में, तो इनके जो 2 फंड मैनेजर्स हैं वो है श्रीदत्ता भनवलदार और संजय बेम्बालकर। श्रीदत्ता जी को 14 साल का एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट में, और कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड वो 2016 से मैनेज कर रहे हैं। कैनरा रोबेको से पहले वो SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी हेड थे।
उसी तरह संजय बम्बालकर 2019 में ही ज्वाइन किए हैं कैनरा रोबेको, लेकिन उससे पहले वो LIC म्यूचुअल फंड में उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट में। अब हम देखते हैं उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनी है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में उनका स्टेक है जो कि 8.81% उनका पूरे एसेट में से इन्वेस्टेड है। उसके बाद HDFC बैंक में भी 8.1% वो इन्वेस्ट किए हैं। इनका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो वो 45%, जो बहुत ही बैलेंस्ड है, ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली ये जो पोर्टफोलियो अपना चर्न करते हैं एक बैलेंस्ड वे से करते हैं, फ्रिक्वेंटली चेंजेस नहीं करते हैं ताकि रिटर्न्स उनका कंसिस्टेंट रहे। सबसे आखिर में हम जानेंगे देश के सबसे जाना पहचाना म्यूचुअल फंड SBI म्यूचुअल फंड का एक टॉप स्कीम, वो है SBI ब्लू चिप ग्रोथ फंड। इसका जो 1 ईयर का रिटर्न है उतना डिसेंट नहीं है, अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आप लंबे अवधि में अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। जैसे कि 5 साल का रिटर्न्स है उसका 6.86% रेगुलर प्लान में, और डायरेक्ट प्लान में उसका रिटर्न है 7.93%, जो कि बेंचमार्क S&P 100 के आसपास ही है। उसका जो फंड मैनेजमेंट, उसका जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो बहुत ही ह्यूज है, 22,057 करोड़। इस वजह से उनका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी लो है, 1.69%। डायरेक्ट प्लान में तो और भी कम है उनका एक्सपेंस रेशियो, 1.07%। करंट NAV उनका जो चल रहा है 39.56 रेगुलर प्लान में, और डायरेक्ट प्लान में उनका NAV चल रहा है 42.36। उनकी जो फंड मैनेजर है उनका नाम है सोहिनी अंदानी, जो 23 इयर्स एक्सपीरियंस रखती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। ये फंड को वो मैनेज कर रही है 2010 से। अब हम देखते हैं उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनी है। उनके पोर्टफोलियो में टोटल 57 स्टॉक्स है, और HDFC बैंक लिमिटेड में उनके सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, 9.52% उनके एसेट में से, और नेक्स्ट हाईएस्ट है ICICI बैंक जो है 5.09%। ये डिविस लैब में भी इन्वेस्ट किए हैं, फार्मा सेक्टर में 4.88%। तो बहुत ही अच्छे कंपनीज़ में ये इन्वेस्टमेंट है। तो इनकी जो फंड मैनेजर है उन्होंने अपना पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी काफ़ी लो रखा है, 37%। इसका मतलब वो फ्रिक्वेंटली चर्न नहीं करती है अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं। अब हम देखेंगे कि 10,000 की SIP करने पर 5 साल में आपको कितना रिटर्न्स मिलेंगे। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 5 साल में उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है, सारे फंड्स अपने अपने इंडिविजुअल रिटर्न्स दिए हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि सबसे हाईएस्ट दिया है एक्सिस ब्लू चिप फंड, और नेक्स्ट हाईएस्ट दिया है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी। उसी तरह अगर आप 1 लाख की लमसम करते हो तो 5 साल में कौन सबसे ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स देता है, वो है एक्सिस ब्लू चिप और कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। मेरे एसेट लार्ज कैप भी पास कैनरा रोबेको जितना रिटर्न्स दे रहा है। तो आप SIP करोगे या लमसम, वो डिपेंड करता है आपके पास कितना फंड्स अवेलेबल है, और प्लस ये भी डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा चल रहा है। मार्केट अगर बहुत अच्छा चल रहा है और निफ्टी बहुत ऊपर के पोजीशन में है तो आपको NAV बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। तो उस वक्त अगर आप लमसम करोगे तो आपको लॉस होगा। आपको हमेशा डिप के वक्त ही लमसम करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो उसके टेक्निकल पैरामीटर्स है जो आपको हेल्प करेगा कि आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम कैसा रिटर्न्स दे रहा है, या फिर आपको ये चूज़ करने में मदद करेगा। अगर आपके पास लिस्ट में 4-5 म्यूचुअल फंड्स आपने सेलेक्ट किए हैं, आपको बेहतर रिटर्न्स कौन देगा वो डिसाइड करने के लिए ये रिस्क पैरामीटर्स आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये इंडिकेट करता है कि पिछले 3 सालों में वॉलेटाइल रिटर्न्स कौन कितना दे रहा है। तो इसका वैल्यू जितना कम होगा उतना अच्छा। सबसे कम इन 5 म्यूचुअल फंड स्कीम में है एक्सिस ब्लू चिप 17.07। बीटा वैल्यू इंडिकेट करता है कि उसका वॉलेटिलिटी ब्रॉड मार्केट के कंपैरिजन में कितना है। जिसका वैल्यू कम होगा वो आप समझ जाना चाहिए कि उतना आप प्रेडिक्ट कर सकते हो या फिर आप उम्मीद कर सकते हो कि फ्यूचर में भी आपको वैसे ही रिटर्न्स देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सिस ब्लू चिप ही सबसे कम है और कैनरा रोबेको नेक्स्ट कम है 0.88।
तीसरा फैक्टर है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो ये इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर रिटर्न्स देने के लिए कितना रिस्क एक म्यूचुअल फंड स्कीम लिया है। तो जितना उसका वैल्यू ज़्यादा होगा उतना कम वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम ने रिस्क लिया है, तो इसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट शार्प रेशियो है एक्सिस ब्लू चिप का और नेक्स्ट हाईएस्ट है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी का। चौथा फैक्टर है ट्रेनर रेशियो। ट्रेनर रेशियो भी सिमिलर टू शार्प रेशियो है, बस डिफरेंस इतना है कि डिनोमिनेटर में ट्रेनर रेशियो में हम बेटा डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर में शार्प रेशियो में हम स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड करते हैं। ये टेक्निकल फैक्टर्स है, बस आप इतना जानना चाहिए कि ये वैल्यू आपका ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो कि एक्सिस ब्लू चिप का ज़्यादा है ट्रेनर रेशियो। नेक्स्ट सबसे हाईएस्ट है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी। पांचवा फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जेनसन्स अल्फा। अल्फा का मतलब अल्फा ये इंडिकेट करता है कि एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम ने कितना रिटर्न्स ज़्यादा दिया है उसके बेंचमार्क के कंपैरिजन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सिस ब्लू चिप 3.89 है। टेक्निकली इसका मतलब वो अपने बेंचमार्क निफ्टी के 3.89% ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। तो जितना ज़्यादा वैल्यू रहेगा अल्फ़ा का उतना बेहतर आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न्स देगा, फ्यूचर में भी और करंटली भी उतना ही बेहतर रिटर्न्स देगा। तो नेगेटिव होगा एसबीआई ब्लू चिप तो उतना अच्छा नहीं है, आईसीआईसीआई ब्लू चिप भी उतना बेहतर नहीं है, मिरेई का अवेलेबल नहीं है डेटा इसीलिए मैंने ब्लैंक रखा है, और कैनरा ब्लू चिप इक्विटी का है 4.1। तो जितना ज़्यादा इसका वैल्यू उतना बेहतर। आप देख सकते हो दोस्तों कि एक्सिस ब्लू चिप फंड मैंने 2010 से जब वो लॉन्च हुई है तब से आज तक 2020 तक का मैंने ग्राफ स्क्रीन पे डाल दिया है। तो ऐसे हर साल कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब भी मार्केट डिप होता है, तो उस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे तो आपको एक अच्छा एवरेज एनएवी मिल जाएगा ओवरऑल। तो आप देख सकते हो कि 2014 के अंत तक 11.63 था एनएवी, तो वैसे इंक्रीज़ होते 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 2016 के अंत में तो बीचों बीच 2016 के आसपास आपको मिल गया है 16.77। मान लीजिए आपने वो बस भी मिस की तो 2017 को आपको फिर से चांस मिला, आप 2017 में एक डिप आया 18.01 एनएवी में। अगर मान लीजिए वो भी आप नहीं कर पाए तो 2018 में भी आपको एक डिप मिला, 2019 में भी आपको एक डिप मिला, और सबसे लेटेस्ट तो आपको इसी मार्च में मिल गया था जब कोविड के बाद से मार्केट क्रैश होने लगा था। तो हो सकता है कई बार ऐसे सिचुएशंस फ्यूचर में भी आपको आएंगे। तो अगर आप बहुत क्लियर हो कि आपको एक साल में कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कितना कितना आपको पंप करना है, तो ज़रूर आप लमसम इन्वेस्ट करिए, क्योंकि लमसम इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ 5,000 रुपये चाहिए। मान लीजिए आपने 500 रुपये महीने एसआईपी कर रहे हो तो उतना आप जमा करके साल में 6,000 जमा कर सकते हो, तो उतना आप लमसम डाल सकते हो। तो कोई बड़ी बात है नहीं लमसम डालने के लिए। लमसम इसीलिए अच्छा है क्योंकि आप डिसाइड कर सकते हो कौन से एनएवी में आप परचेज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आप एसआईपी करोगे ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कटता है, उसी दिन का एनएवी कैप्चर होता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि लमसम करना ज़्यादा फ्रूटफुल है और बेनिफिशियल है आपके लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो नीचे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए प्लीज़ कि कहाँ पे हमें और ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन देना चाहिए या फिर और क्लैरिटी की आपको ज़रूरत है। नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आगे आप वैसे कौन कौन से वीडियोस देखना पसंद करोगे। तो फिर मिलते हैं।